नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 8 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है तौलना और उड़ेलना। आप सभी को कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 8 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी सवाल आएंगे उन्हें हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह अध्याय 8 है और इस अध्याय का नाम है तौलना और उड़ेलना। अब इसे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हम कक्षा 3 में भार मतलब वजन और धारिता के मापन के बारे में पहले ही सीख चुके हैं। क्या आपको 1 किलोग्राम नमक का पैकेट और 1 लीटर की बोतल याद है? आइए भार और धारिता मापन के विषय में कुछ और जाने। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। ये हाथी है, जो जिराफ है, और ये कुत्ता है, जो गिलहरी है, और ये चींटी है। ठीक है ना। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को देखिए और भारी से हल्के जानवरों के नाम क्रमानुसार लिखिए। तो इतने जानवरों में से सबसे ज्यादा वजन किसका है? हाथी का है। तो सबसे पहले हम हाथी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे भारी है। फिर हम जिराफ लिखते हैं, फिर हम कुत्ता लिखते हैं, फिर हम गिलहरी लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं चींटी। ठीक है ना। चींटी सबसे आखिरी में लिखा क्योंकि ये सबसे हल्की है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपने घर में उपलब्ध सबसे भारी वस्तु का नाम लिखिए। आपने यह कैसे पता किया? तो उत्तर में लिखते हैं लोहे की अलमारी या रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज कहते हैं। कैसे पता किया? इसे खिसकाने या उठाने में बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है, मतलब ताकत लगाना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, आप अपने विद्यालय का बस्ता सरलता से उठा लेते हैं या आपको कुछ अधिक प्रयास करना पड़ता है? उत्तर लिखते हैं यदि बस्ते में सभी किताबें और पानी की बोतल भरी हो तो उसे उठाने में अधिक प्रयास करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अपने बस्ते में रखी हुई सबसे भारी पुस्तक का नाम लिखिए। आपने यह कैसे जाना? तो उत्तर में लिखते हैं मेरे बस्ते में सबसे भारी पुस्तक है गणित। हो सकता है और कुछ हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ पे विषय जो है गणित लिखा है मैंने, तो आप प्रैक्टिकल करिएगा। आप ये कैसे जाना? दोनों हाथों में अलग अलग पुस्तकें रखकर। तो इस प्रकार से आपको तुलना करना है, जो भारी होगी आप उस पुस्तक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, आपका भार कितना है, मतलब आपका वजन कितना है? आपने यह कैसे पता किया? तो उत्तर लिखते हैं मेरा भार लगभग 25 किलोग्राम है। विद्यार्थी अपना सही वजन यहाँ पर लिखे, मतलब आपका एक्यूरेट जो वजन होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब कैसे पता किया? मैंने वजन करने वाली मशीन पर खड़े होकर अपना भार पता किया। इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, जो वजन मशीन है उसमें आपको वजन नापना है और यहाँ पर आपको जो एक्चुअल आपका वजन है किलोग्राम में आपको लिखना है। ठीक है ना। सब्जी बाजार में मनोरंजन पढ़ते हैं। रीता और शबनम कुछ फल और सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गईं। वहां उन्होंने एक सब्जी विक्रेता को सब्जियां तोलते हुए देखा। तो आप भी सब्जी लेने गए होंगे, फल फूल लेने गए होंगे, तो आपने सब्जी को तौलते जरूर देखा होगा। ठीक है ना। इसमें प्रश्न है, आपको क्या लगता है आधे कद्दू का वजन कितना होगा? ठीक है ना। आप एक चीज फिक्स कर लीजिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना। मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब यहाँ पे इस तराजू को देखिए, यहाँ पे एक कद्दू रखा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर 1 केजी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 1 किलोग्राम का बाट रखा हुआ है। मतलब ये जो कद्दू है ये 1 किलोग्राम का है। अब इस वाले तराजू को देखिए, अब यहाँ पे जो कद्दू है यहाँ पे आधा आधा हो गया नहीं हो गया? फिर भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे देखिएगा, आधा कद्दू यहाँ रखा है और यहाँ पर दूसरी सब्जी यहाँ पर इसके वजन की रखी हुई है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पर हम बांटने की बात करें, देखिएगा अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कद्दू है यहाँ पे ये एक पूरा कद्दू है। ठीक है ना। यहाँ पे ये कद्दू क्या है, ये पूरा एक है और यहाँ पर ये क्या है, ये 1/2, मतलब ये आधा है और ये आधा है। अभी हम वजन की बात करें तो इसका वजन जो है 1 किलोग्राम है। ठीक है ना। और यहाँ पर अब इसका जो वजन है 1/2, मतलब यहाँ पर 1/2 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम मतलब आधा किलोग्राम। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहां पर आपको पता है कि 1 किलोग्राम में
1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां पर ये जो कद्दू है ये कितने ग्राम का है? 1000 ग्राम का है। अब इसका आधा आधा हो जाएगा, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। अब ये आधा कद्दू कितने ग्राम का हो गया? 500 ग्राम का हो गया। ये वाला कितने का हो गया? 500 ग्राम का हो गया। ठीक, इस प्रकार से। अब यहां पे ये भी 1/2 है, मतलब ये आधा है, ठीक है ना। इसका वजन 1/2 किलोग्राम, या फिर हम 500 ग्राम भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पे प्रश्न था कि आधे कद्दू का वजन कितना होगा, तो आधे कद्दू का वजन 500 ग्राम होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं 1/2 किलोग्राम, या फिर हम आधा किलो भी कहते हैं जिसे बोलचाल की भाषा में। तो इसको तो याद रखना है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1000 ग्राम में आप जैसी 2 का भाग देते हैं, आपने देखा कि एक कद्दू के कितने भाग हुए? यहाँ पर 2 बराबर हुए, तो आपने 2 का भाग दिया तो एक कद्दू का वजन निकल के आ गया 500 ग्राम, ठीक है ना। चलिएगा, इस प्रकार से जो है हमने इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अगले पेज में। आइए करते हैं, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों के भार का अनुमान लगाइए और उपयुक्त खाने पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रयास कीजिए कि आप अपने अनुमान की जांच तुला तराजू के प्रयोग से करें। चलिएगा, फलों और सब्जियों के नाम, यहाँ पे 6 केले, 5 आलू, 10 टमाटर और 15 प्याज है। तो आपको यहाँ पर अनुमानित भार पहले यहाँ पे लिखना है, नापने से पहले अनुमान लगाना है कि 6 किलो का जो भार है वो कितना होगा? 1 किलोग्राम से कम होगा कि 1 किलोग्राम से अधिक होगा? तो अनुमानित हमने यहाँ पे लिखा 1 किलोग्राम से कम। और जब हमने इसका वास्तविक नाप किया, वास्तविक भार नापा तराजू में, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम से कम ही निकला। अब यहाँ पे 5 आलू हैं, तो 5 आलू का हमने अनुमानित भार जो है यहाँ पे लिखेंगे कि 1 किलोग्राम से कम होगा या 1 किलोग्राम से अधिक होगा? तो 1 किलोग्राम से कम होगा। जब हमने इसको तराजू में तौला तो 1 किलोग्राम से कम ही निकला। अब यहाँ पे 10 टमाटर हैं, तो 10 टमाटर हैं, इसका अनुमानित भार हम लिखते हैं, 10 टमाटर का अनुमानित भार हमने यहाँ पे लिखा कि 1 किलोग्राम से कम होगा या 1 किलोग्राम से अधिक? तो 1 किलोग्राम से अधिक होगा। जब हमने इसको तौला तो निश्चित रूप से 1 किलोग्राम से अधिक ही इसका भार निकला। 15 प्याज है, 15 प्याज को जब हमने इसका अनुमान लगाया तो 1 किलोग्राम से अधिक हमारा अनुमान था। जब हम इसको वास्तविक नाप इसका किए तराजू में तो ये 1 किलोग्राम से अधिक ही निकला, ठीक है ना। ये अनुमान हमारा इसलिए सटीक बैठा क्योंकि हम रोज लेन देन करते हैं सब्जियां भाजियां, तो हमें अनुमान लग जाता है। चलिए आइए खोजें। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, प्रायः किलोग्राम को इस प्रकार से की और फिर बिंदी और ग्रा और फिर बिंदी, इस प्रकार से किलोग्राम लिखते हैं, ठीक है ना। ग्राम को ग्रा और बिंदी इस प्रकार से लिखते हैं। चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, आप भी ऐसा प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए ये तराजू है, यहाँ पर दाल का जो पैकेट है इसका वजन 1 किलोग्राम है, और इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर 500 ग्राम के दाल के 2 पैकेट रखे हुए हैं, मतलब 500 ग्राम दाल की जो 2 थैलियां हैं, तो 500 ग्राम को आप 2 थैलियां हैं, तो 500 ग्राम को आप 2 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। तो अतः 500 ग्राम की एक थैलियां जो है 1/2 किलोग्राम, मतलब आधा किलोग्राम हुई, और 500 ग्राम बराबर 1/2 किलोग्राम। इस प्रकार से आप दोनों चीज इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक पल्ले में 1 किलोग्राम जो दाल का पैकेट है इसको रखेंगे, और 500 ग्राम के दाल के 2 पैकेट आप ये वाले पल्ले में रखेंगे, तो दोनों का वजन जो होगा क्या होगा? बराबर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये शक्कर का पैकेट देख रहे हैं, ये 500 ग्राम का है। ये पोहा देख रहे हैं आप, 500 ग्राम का है। दाल देख रहे हैं, ये 500 ग्राम का है। अब शक्कर का पैकेट 500 ग्राम मतलब 1/2 किलोग्राम, मतलब आधा किलोग्राम। पोहा का पैकेट 500 ग्राम मतलब 1/2 किलोग्राम, मतलब आधा किलोग्राम। दाल का पैकेट 500 ग्राम मतलब 1/2 किलोग्राम, मतलब आधा किलोग्राम। इस प्रकार से आप जो है, जैसे शक्कर की बात करें, 1 किलोग्राम शक्कर का पैकेट आप यहां पे रखेंगे तो 500 ग्राम शक्कर के 2 पैकेट आपको यहां पे रखने पड़ेंगे बराबर करने के लिए। ऐसे ही आप पोहा में करेंगे, यदि आप 1 किलोग्राम का पोहा का पैकेट इधर रखते हैं तो 500 ग्राम के 2 पैकेट पोहे के आपको यहां रखने पड़ेंगे बराबर करने के लिए। वैसे हम बात करें दाल की, तो दाल का उदाहरण आपने देख ही लिया,
ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले पेज में। चित्र देखिए, आप भी तुला का प्रयोग करके मापने का ऐसा प्रयास कर सकते हैं। अब यहां पर दाल का 1 किलोग्राम का पैकेट रखा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा 250, मतलब इसको 250 ग्राम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो 250 ग्राम के यहाँ पे 4 पैकेट हैं। 250 ग्राम दाल की 4 थैलियां हैं। आप 250 ग्राम को आप जोड़ेंगे 4 बार या 250 ग्राम में 4 का गुणा करेंगे तो 1000 ग्राम आ जाता है। देखिए मैं आपको जोड़ के बताता हूं। एक तो आप 250 ग्राम को आप 4 बार जोड़ लीजिए, ठीक है ना। कितने बार? 4 बार। ये लीजिए 250 ग्राम को आपने 4 बार जोड़ा तो यहां पर 0 आया, पांचों के यहां पर 20 हो गया, इधर 2 चला गया, 1 2 3 4 5 और 5 दूनी 10। इस प्रकार से ये 1000 ग्राम हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी उत्तर आ जाता है। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 250 ग्राम में आप क्या कर सकते हैं, 4 का गुणा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 थैलियां हैं। देखिएगा गुणा करते हैं, 250 गुणा 4। अब 4 का गुणा शून्य में करेंगे तो शून्य आएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो यहाँ शून्य लिखेंगे, यहाँ 2 चला जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 2 10। इस प्रकार से 1000 ग्राम आ गया। तो फाइनली आप गुणा करके भी और आप जोड़ के भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 250 ग्राम दाल की 4 थैलियां बराबर 1000 ग्राम और 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है ना। अब 250 ग्राम को 250 ग्राम कहते हैं बोलचाल की भाषा में। अब 250 ग्राम की यहाँ पर एक थैली, मतलब ये 1 किलोग्राम का 1/4 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का 1/4 किलोग्राम है, ध्यान रखिएगा। ये 1/4 मतलब ये 1/4 हिस्सा है 250 ग्राम 1 किलोग्राम का, ठीक है। या फिर 1000 ग्राम का आप ऐसे बोल सकते हैं, 1000 ग्राम का 250 ग्राम 1/4 हिस्सा है या 1/4 किलोग्राम है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पे देखिए 250 ग्राम बराबर 1/4 किलोग्राम। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा ये शक्कर जो है 250 ग्राम है, मूंगफली 250 ग्राम है, चाय पत्ती 250 ग्राम है, जीरा जो है यहाँ पर 250 ग्राम, इसे 250 ग्राम कहते हैं। यदि आप शक्कर की 1 किलोग्राम की आप यहाँ पे पैकेट रखेंगे तो आपको बराबर करने के लिए 250 ग्राम शक्कर की जो पैकेट है यहाँ पर 4 थैलियां या 4 पैकेट आपको रखने पड़ेंगे बराबर करने के लिए। यदि यहाँ पर 1 किलोग्राम मूंगफली का पैकेट आपने रख दिया तो आपको 250 ग्राम की जो थैलियां हैं मूंगफली की आपको 4 यहाँ पे रखनी पड़ेंगी बराबर करने के लिए। अब चाय पत्ती 250 ग्राम है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने 1 किलोग्राम चाय पत्ती का पैकेट रखा तो इसको बराबर करने के लिए 250 ग्राम की चाय पत्ती की 4 थैलियां आपको इधर रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जीरा 250 ग्राम है। यदि इस वाले पल्ले में 1 किलोग्राम जीरा का पैकेट है बड़ा वाला तो आपको 250 ग्राम के जीरा की 4 थैलियां जो है आपको यहाँ पे रखनी पड़ेंगी बराबर करने के लिए, ठीक है ना। इसको ऐसे समझिए। ये 1/4 आपको समझ में आया कि नहीं बताइए, ठीक है ना। अभी समझ में जाएगा। देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये इस प्रकार से 4 भाग हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 250 ग्राम है, यहाँ 250 ग्राम है, यहाँ 250 ग्राम है और यहाँ पर ये 250 ग्राम है। ये पूरा पूरा कितना है? 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम का ये 1/4 है क्या नहीं? ये 1/4 है क्या नहीं? ये 1/4 है क्या नहीं? और ये 1/4 है क्या नहीं? है ना। इसलिए यहाँ पर इसको 250 ग्राम को यहाँ पर एक थैली को 1/4 किलोग्राम लिखा है। जैसे 1/2 लिखा था आधे को, है ना, आधे को लिखा था ना, तो यहाँ पर 1/4 जो है यहाँ पे 200 ग्राम, ये 250 ग्राम का जो दाल का पैकेट है इसको यहाँ पर 1/4 किलोग्राम ऐसा लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक ग। चित्र देखिए, आप भी तुला से वस्तुओं को मापने का ऐसा प्रयास कर सकते हैं। अब देखिएगा बड़े ध्यान से समझिए, ये 1 किलोग्राम दाल का पैकेट है और यहाँ पर 100 ग्राम दाल की 10 थैलियां हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 100 ग्राम की दाल की यहाँ पे 10 थैलियां हैं।
अब यहाँ पे 100 में आप 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100 में आप 10 का गुणा करेंगे, 100 में आप 10 का गुणा करेंगे तो शून्य 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 यहाँ पे गुणा आ जाएगा, तो शून्य, ये शून्य और यहाँ पर 1, इस प्रकार से इसे आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक, ये आ गया। ठीक, तो 100 ग्राम की दाल की 10 थैलियां आप यहाँ पे रखेंगे और इधर 1 किलोग्राम दाल की थैली रखेंगे, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम दाल का पैकेट बराबर 100 ग्राम दाल की 10 थैलियों के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर 1000 ग्राम होगा बराबर 1 किलोग्राम। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, मान लीजिए चाय पत्ती है 100 ग्राम, तो यदि चाय पत्ती 1 किलोग्राम चाय पत्ती का पैकेट आप यहाँ पे रखेंगे तो 100 ग्राम का जो चाय पत्ती का जो पैकेट रहेगा इसके आपको 10 थैलियां यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तब जाके वजन बराबर होगा। यदि आप किशमिश की बात करें तो 1 किलोग्राम किशमिश का पैकेट आप यहाँ पे रखते हैं, 1 किलोग्राम का मतलब 1 केजी का, तो आपको 100 ग्राम की यहाँ पे किशमिश की 10 थैलियां आपको बराबर करने के लिए रखना पड़ेगा। बादाम देख रहे हैं यहाँ पे 100 ग्राम है, 1 किलोग्राम यदि बादाम का पैकेट यहाँ पे रखा है, 1 किलोग्राम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो आपको 100 ग्राम जो बादाम के जो थैलियां हैं 100 ग्राम की यहाँ पे 10 रखनी पड़ेगी बराबर करने के लिए। वैसे गरम मसाला की बात करूं, ये भी 100 ग्राम का पैकेट है, यदि गरम मसाला यहाँ पे 1 किलोग्राम का पैकेट रखा है तो आपको 100 ग्राम गरम मसाला की जो थैलियां हैं यहाँ पे 10 आपको रखनी पड़ेंगी। ठीक, इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने कंप्लीट किया। आइए पता लगाइए 250 ग्राम दाल की कितनी थैलियों का भार 500 ग्राम दाल की एक थैली के बराबर होगा। खाली पल्ले में 250 ग्राम दाल की उतनी थैलियां बनाइए जिससे बाईं ओर रखी 500 ग्राम दाल की थैली वाला पल्ला संतुलित हो जाए। तो आपने देखा हमने यहाँ पे 250 ग्राम की 2 थैलियां यहाँ पे रखा है, इधर 500 ग्राम दाल की एक पैकेट रखा हुआ है, तो यहाँ पे 250 ग्राम दाल की जो है यहाँ पे 2 पैकेट हमने रखा है। तो 250 ग्राम बराबर, आप देख रहे 250 ग्राम बराबर 500 ग्राम का क्या है, ये आधा है 250 ग्राम, इसलिए 1/2 और इसमें हमने कितने पैकेट रखे, 2 पैकेट रखे। ठीक है ना, इस प्रकार से आप यहाँ आधा लिखेंगे और 250 ग्राम दाल की यहाँ पर 2 पैकेट आप बनाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न, तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाइए कि तुला का पल्ला किस दिशा में झुकेगा। आपके लिए नीचे एक उदाहरण करके दर्शाया गया है। अब यहां पर आप देख रहे हो ये तराजू है, ठीक है ना, ये तराजू है और यहां पर ये 1 किलोग्राम नमक का पैकेट है और यहां पर 200 ग्राम की साबुन की टिकियां हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर 6 दूनी 12। यहां पे देखिएगा ऐसे समझिए 200 ग्राम की यहाँ पे 200 ग्राम की यहाँ पे 6 टिकियां रखी हुई हैं, तो 6 शून्य शून्य 6 दूनी 12, तो यहाँ पर ये 1200 ग्राम हो गया और इधर यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर यहाँ पर कितना है, यहाँ तो 1000, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1000 ग्राम है। तो बताइए पल्ला किधर झुकेगा, इधर झुकेगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये 1 किलोग्राम नमक का पैकेट है, मतलब यहां पर 1000 ग्राम है। अब यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पे कुछ आम रस है, ये आम रस का जो पैकेट है यहाँ पे 100 ग्राम का है, तो यहाँ पैकेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब यहाँ पे देखिएगा एक पैकेट का जो वजन है वो 100 ग्राम है, इसमें 8 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 का गुणा शून्य में करेंगे शून्य, इसमें करेंगे शून्य और यहाँ पे 800, तो यहाँ तो 800 ग्राम है। अब पल्ला किधर झुकेगा जी, पल्ला ये वाला नीचे झुकेगा और ये वाला ऊपर जाएगा। इस प्रकार से आप पता करेंगे। ठीक है ना, अब प्रश्न क्रमांक ग, चलिएगा इसको देखते हैं। एक पल्ले में जो है हल्दी के पैकेट रखे हुए हैं और एक पैकेट का वजन है 50 ग्राम, कितना है, अब यहाँ पर 1 किलोग्राम नमक का वजन तो यहाँ पर 1000 ग्राम है या 1 किलोग्राम है। अब यहाँ पे एक पैकेट का वजन 50 ग्राम है। ठीक है ना, कितने पैकेट है, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 और पीछे एक 6 दिख रहा है,
तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे, तो 6 शून्यम शून्य, 6 पंचे 30, तो ये तो 300 ग्राम ही हुआ इसका वजन। तो अब आप समझ गए होंगे, ये वाला पल्ला जो है नीचे की ओर झुकेगा और ये वाला पल्ला ऊपर की ओर, ठीक है ना। चलिएगा, अब यहाँ पे ये नमक है, इसका तो वजन कितना है, 1 किलोग्राम, मतलब यहाँ पर ये 1000 ग्राम है। अब यहाँ पर चाय पत्ती के 3 पैकेट रखे हुए हैं, तो एक चाय पत्ती के पैकेट का वजन है 250 ग्राम, इसमें 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर शून्य, 3 पचे 15, एक यहाँ चला गया, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 750 ग्राम इस पल्ले में है। तो कौन सा पल्ला झुकेगा, ये वाला पल्ला नीचे झुकेगा और ये वाला पल्ला ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम से कम है 750 ग्राम। तो जिस पल्ले में ज्यादा वजन रहेगा वो पल्ला नीचे झुकता है और जिस पल्ले में वजन कम रहेगा वो ऊपर की ओर जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, नीचे दी गई वस्तुओं को मापने के लिए उपयुक्त इकाइयों का मिलान कीजिए। अब यहाँ पर किलोग्राम है और यहाँ पर ग्राम है, तो किलोग्राम में हम कौन कौन सी चीजों को भैया यहाँ पे मापेंगे, तो ये टेबल को किलोग्राम में, ये अलमारी है और इसके बाद में जो पुस्तक है, इतनी चीजों को जो है हम किलोग्राम में मापेंगे। और बाकी जो बच गई, जैसे ये पिन है तो पिन को जो है हम यहाँ पर ग्राम में, रबर को ग्राम में, ये पिन को ग्राम में, कंपास को ग्राम में, पेन को ग्राम में, घड़ी को ग्राम में और ये पत्ती को भी हम यहाँ पर ग्राम में। इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर मिलान कर देंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले पेज में, आइए करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको समझिए, ये रबर देख रहे हैं आप, रबर का जो वजन है वो 10 ग्राम है। तो यहाँ पे कितने रबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 है। तो आप टोटल यहाँ पर 10 रबर का वजन यहाँ पर 100 ग्राम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, कितने रबर का भार 50 ग्राम हल्दी की थैलियों के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 50 में आप 10 का भाग दे देंगे, 50 में आप क्या करेंगे, 10 का भाग दे देंगे, तो 10 पंचे 50, इस प्रकार से यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको कितने रबर का भार, कितने रबर का भार 50 ग्राम हल्दी की थैली के बराबर होगा, तो यहाँ पर रबर की संख्या निकल के जाएगी 5 रबर के बराबर, ठीक है ना। तो 5 रबर का वजन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 50 ग्राम हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जब एक रबर का हमको वजन मालूम है तो उसका हम एक वजन का जो भार है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम का भाग हम इस 50 ग्राम हल्दी की जो थैली है उसमें भाग देते हैं, तो यहाँ पर कितने रबर की संख्या जो होगी वो हमें यहाँ पता लग जाती है और हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा, एक 100 ग्राम साबुन की टिकिया का जो भार है, 100 ग्राम साबुन की जो टिकिया का भार है वो कितने रबर के बराबर होगा। तो 100 ग्राम में हम क्या करेंगे, 100 ग्राम में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे किसका, एक रबर के वजन का। तो यहाँ पर 10 में हम 10 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा इस प्रकार से, तो यहाँ पे 0 0 लिखेंगे, फिर उतारेंगे 0, भाग नहीं जाता तो यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। तो फाइनली यहाँ पर रबर की संख्या हमें पता लग गई 10, और 10 रबर का वजन भी यहाँ पर 100 ग्राम ही होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, रबर का भार 250 ग्राम चीनी के बराबर होगा। अब कितनी रबर का वजन, कितनी रबर का भार 250 ग्राम चीनी के बराबर होगा। तो 250 में हम क्या करेंगे, रबर के वजन का हम भार दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। देखिएगा 250 में हम क्या करेंगे, रबर का जो वजन है 250 में हम क्या करेंगे, जो रबर का जो वजन है या भार है उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 10 दूनी होता है, यहाँ पे 20, यहाँ उतारेंगे 5, यहाँ 0 आ जाएगा। अब भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब भाग देंगे 10 का, तो यहाँ पर 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पन्ना 50, तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 50 लिखेंगे, ये 0 हो गया। तो रबर की संख्या हमें पता लग गई 25। इस प्रकार से 25 रबर का जो भार होगा वो 250 ग्राम होगा। रबर का भार 250 ग्राम चीनी के बराबर होगा, मतलब 25 रबर का जो भार है 250 ग्राम चीनी के बराबर होगा, ऐसे, ठीक है ना।
मैंने कैसे लिखा है वो भी आपको बता दिया हूं, और नहीं तो कॉमन सेंस भी आप लगा के यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अब कॉमन सेंस कैसे लगाते कि भाई 50 ग्राम हल्दी है, तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, अब यहाँ कितनी रबर आई, 5 रबर आई ना 50 ग्राम काउंट करने में, तो 5 लिख दिए। अब 100 ग्राम साबुन की टिकिया का भार, तो यहाँ पे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 10 रबर हो गई। अब ऐसे यहाँ पर 250 ग्राम की बात करी गई, तो यहाँ पे 100 के लिए 10, तो 200 के लिए यहाँ पे 20, और यहाँ पे 50 के लिए 5, तो ये हो जाएगा 25। ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगा सकते थे, मगर मैंने आपको हल करके बताया। आइए विचार करें, मिठाइयों के डिब्बे श्रीमान श्रीनाथन जी की मिठाई की दुकान है और उनके पास 1 किलोग्राम काजू कतली बनाने के कई ऑर्डर हैं। उन्हें अलग अलग भार के डिब्बों में मिठाई बांधना है। चलिएगा, 1 किलोग्राम काजू कतली के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, रिक्त स्थान पर लिखिए। यदि यदि श्रीमान दास 500 ग्राम के भार के डिब्बे में मिठाई चाहते हैं और 1 किलो मिठाई चाहते हैं, तो 500 ग्राम के भैया 2 डिब्बे हम पैक करेंगे तो 1 किलोग्राम काजू कतली हो जाएगी। ठीक, आप क्या करेंगे, यदि आपको पता ही करना है तो आप क्या करेंगे, 1000 ग्राम में आप 500 का भाग देंगे तो भी आपका उत्तर यहाँ पर डिब्बों की संख्या पता लग जाएगी। कैसे, देखिए आपको पता करना है डिब्बों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 होते हैं। अब यहाँ पे जो श्रीमान दास जी हैं, ये 500 ग्राम के भार के डिब्बों में मिठाई चाहते हैं, तो आप 500 का यहाँ पे भाग दे दीजिए, और 500 दूना होता है 1000, और इस प्रकार से 1000 में से 1000 आप हटाएंगे तो 0 आएगा, और डिब्बों की संख्या यहाँ पता लग जाएगी, 2 डिब्बे। ठीक है ना। अब श्रीमती जो फर्नांडिस है, वो 250 ग्राम के भार वाले डिब्बों में मिठाई चाहती हैं और उन्हें भी 1 किलोग्राम मिठाई ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम में आप क्या करेंगे, 250 ग्राम का यहाँ पे भाग दे देंगे, तो आपको डिब्बों की संख्या पता लग जाएगी। जो फर्नांडिस, श्रीमती जो फर्नांडिस है, वो 250 ग्राम के भार वाले डिब्बों में मिठाई चाह रही है, तो हमको कितने डिब्बों में जो है मिठाई पैक करनी पड़ेगी, तो हम 250 ग्राम का 1000 ग्राम में हम भाग देते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 4 बार में 1000 आ जाता है। यदि आप 250 में 4 का गुणा करते हैं 1000 आ जाएगा, और फाइनली आपको डिब्बों की संख्या पता चल जाएगी 4। अब श्रीमती खान जो है 100 ग्राम के भार वाले डिब्बों में मिठाई चाहती है, जरा देखिएगा। अब हम 1000 में क्या करेंगे, 1000 ग्राम में हम 100 ग्राम का भाग दे देंगे, देखिएगा, तो हमें डिब्बों की संख्या पता चल जाएगी। 1000 ग्राम में हम क्या करेंगे, 100 ग्राम का भाग देंगे, क्योंकि 100 ग्राम के भार वाले डिब्बे में मिठाई चाहती कौन, श्रीमती खान। तो यहाँ पर 100 एकम 100, 100 एकम 100। अब यहाँ पे इस प्रकार से हमने 100 में से 100 घटा दिया, अब यहाँ बचा 0, भाग नहीं जा रहा है, तो 0 यहाँ उतारेंगे और 0 यहाँ पे उतार देंगे, तो पैकेट की संख्या हमें पता चल जाएगी 10, और यहाँ पे पैकेट की संख्या यहाँ पर डिब्बे लिखे हुए हैं 10 डिब्बे। ठीक है ना। चलिए, अब श्रीमान पटेल जी जो है 50 ग्राम के भार वाले डिब्बों में मिठाई चाहते हैं, तो हम 1000 में क्या करेंगे, 1000 में हम 50 ग्राम का क्या करेंगे, भाग देंगे, देखिएगा, तो डिब्बों की संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है ना, या पैकेट की। चलिए, 1000 ग्राम में हम 50 ग्राम का भाग देंगे, तो 50 दूनी होता है 100, 50 दूनी कितना होता है 100, तो 100 में से 100 को घटाएंगे, अब यहाँ पे शून्य बचा, भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे शून्य लिखेंगे और यहाँ पे भी शून्य लिखेंगे, डिब्बों की संख्या पता चल गई 20। इस प्रकार से श्रीमान पटेल 50 ग्राम के भार वाले डिब्बों में मिठाई चाहते हैं, तो कितने डिब्बों में देनी पड़ेगी, हमको 20 डिब्बों में मिठाई देनी पड़ेगी, और कुल मिठाई कितनी हुई प्राप्त होगी उन्हें, 1 किलोग्राम। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है भार तौलने के उपकरण। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को तौलने के लिए विभिन्न प्रकार की तौल मशीन प्रयुक्त होती हैं। जैसे ये तराजू है, तो तराजू से हम देखते हैं जो ठोस वस्तु होती हैं उनको तौलते हैं इससे। ठीक है ना। अब शिशु वजन मशीन, अब ये वाले तराजू से हम इस बच्चे का वजन तो कर नहीं सकते, ना ही ये वाली मशीन से, तो बच्चे का वजन करने के लिए ये वाली मशीन का यूज किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस आप देख रहे हैं, इससे बच्चे का भी वजन करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है ना। और बाट वाला तराजू, ये रहा वो बाट वाला तराजू। ठीक है ना। वेटिंग मशीन, ये वेट मशीन है जिससे बड़े लोग जो है इससे क्या करते हैं, अपना वजन करते हैं। चलिएगा, आइए गतिविधि करते हैं। एक माह में आपके घर में निम्नलिखित वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपयोग होता है।
अपने माता पिता अभिभावकों से चर्चा कर पता लगाइए और वस्तुओं का भार लिखिए। जैसे वस्तुएं आटा, तो आपके एक महीने में आटा जो है कितना उपयोग होता है, 10 किलोग्राम मतलब 10 केजी। चावल 5 किलोग्राम मतलब 5 केजी। दालें जो है 2 किलोग्राम मतलब 2 केजी। शक्कर जो है 2 किलोग्राम मतलब 2 केजी। तो 2 केजी हम जो है बोलते हैं या 2 किलो बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये वाला जो हमने यहाँ पे जो वजन लिखा हुआ है ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, आप अपने घर में पूछ के लिखिएगा। तरण और उसकी बहन आटा, चावल और नमक के थैले उठा रहे हैं। लो साहब, ये गेहूं का आटा है 10 किलोग्राम का, जरा ताकत लग रही, जोर लग रही है, ठीक है ना। चावल 5 केजी का, थोड़ा सा उठा ली है। फिर यहाँ पे 1 किलोग्राम नमक बहुत ही आसानी से, और 1 किलोग्राम नमक बहुत ही आसानी से दोनों ने उठा लिए हैं। आपको क्या लगता है कि इन थैलों को उठाते समय वे क्या अनुभव कर रहे होंगे? तो इसका उत्तर लिखते हैं, आटा और चावल उठाते समय उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव और भारीपन महसूस हो रहा होगा, जबकि नमक का पैकेट उन्हें हल्का लग रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या आपने भी कभी अपने घर में ऐसे थैलों को उठाया है? तब आपने क्या अनुभव किया, चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर लिखते हैं, हाँ, जब हम बाजार से सामान लाते हैं या घर में सामान एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तब हम ऐसा अनुभव करते हैं। चलिएगा अगले पेज में, आइए करते हैं, अपने आसपास की कुछ वस्तुओं को उठाने का प्रयास कीजिए। ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिन्हें आप सरलता से उठा सकते हैं, उनका अनुमानित भार लिखिए। जैसे एक पेंसिल, इसका अनुमानित भार हम यहाँ पे 10 ग्राम या 15 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना। एक चम्मच का जो वजन है अनुमानित लिखते हैं यहाँ पर 30 ग्राम से 35 या 40 ग्राम भी हो सकता है। एक रुमाल का वजन यहाँ पर 15 ग्राम से 20 ग्राम भी हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, अब उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिन्हें उठाने में आपको अधिक प्रयास करना पड़ता है, उनका अनुमानित भार लिखिए। जैसे भरी हुई पानी की बाल्टी, इसका वजन कितना होता है, 10 किलोग्राम होता है, ठीक है ना, और अनुमानित भार हमने लिखा है। चावल की बोरी 20 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। लकड़ी की बड़ी मेज 15 किलोग्राम या 20 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में 5 किलोग्राम की कितनी थैलियां होंगी? अब देखिएगा, 10 किलोग्राम में 5 किलोग्राम की 2 थैलियां होंगी। 10 में आप 5 का भाग देंगे तो आपको थैलियों की संख्या पता लग जाएगी। 50 किलोग्राम में 5 किलोग्राम की कितनी थैलियां होंगी? 10 थैलियां होंगी। आप 50 में 5 का भाग दे दीजिए, थैलियों की संख्या पता लग जाएगी। 20 किलोग्राम में 5 किलोग्राम की कितनी थैलियां होंगी? 4 होंगी। 20 में आप 5 का भाग दे दीजिए। 25 किलोग्राम में 5 किलोग्राम की कितनी थैलियां होंगी? 5। 25 में आप 5 का भाग दे दीजिए। एक करके बताता हूं, देखिएगा। ये 10 किलोग्राम है, आप 10 में क्या करेंगे, 5 किलोग्राम का भाग देंगे, तो 5 दूनी होता है 10। अब यहाँ पे देखिए, 10 में से 10 गया 0, और यहाँ पे थैलियों की संख्या आ गई 2। ये फाइनल है, ऐसा आप सब में करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, नीचे दिए गए बाह्य स्तंभ में दी गई वस्तुओं एवं जीवों का मिलान दाएं स्तंभ में उनके अनुमानित भार से कीजिए। जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली का वजन 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक है, इसको हम इससे मिला देंगे। देखिएगा, हमने उत्तर भी फाइनल लिख दिया है। इस प्रकार से जो ये बिल्ली है, ये रही बिल्ली, इसको आप क्या करेंगे, इससे मिला देंगे ऐसे, मगर यहां लिख दिया है 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक। एक हाथी का वजन जो है 1000 किलोग्राम से अधिक होगा इसका वजन, ऐसे मिला देंगे। 1 लीटर की भरी हुई बोतल 800 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक, इससे आपको मिलाएंगे। ये नीचे रखा है, देखिएगा, ये इसको आप इससे मिला देंगे। एक बाघ का जो वजन है कितना होगा, 150 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक। एक खाली गैस सिलेंडर का जो वजन है कितना होगा, अनुमानित 15 किलोग्राम। एक पेन का वजन कितना होगा, 10 ग्राम से 15 ग्राम। इसको नीचे करेंगे, ये रहा, ऐसा हम इसको, एक मिनट, पूरी मिट गई, कोई बात नहीं, चलिएगा।
हाथी का वजन हमने किससे मिलाया था? 1000 किलोग्राम से अधिक। 1 लीटर की जो पानी की बोतल है, इसको हमने किससे मिलाया था? नीचे की ओर आएंगे, ठीक है ना, ये रहा, इसको हम इससे मिला देंगे। अब यहाँ पे 10 ग्राम से 15 ग्राम तक एक पेन का वजन, तो हम इसको किससे मिला देंगे? इससे मिला देंगे। एक पत्ती का वजन 1 किलोग्राम से, सॉरी 1 ग्राम से, पत्ती का वजन जो है ये रहा 1 ग्राम से 5 ग्राम तक, ठीक। और क्या बच गया? एक लकड़ी की कुर्सी, इसका जो वजन है 6 किलोग्राम से अनुमानित वजन है, ये लीजिए। इस प्रकार से आपको मिलान कर देना। तो यहाँ पे अनुमान लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वस्तुओं को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वजन हाथी का है, हाथी के बाद आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये फिर इसके बाद में बाघ का है, और बाघ के बाद आप आएंगे तो यहाँ पे फिर गैस सिलेंडर का है, और गैस सिलेंडर के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर ये कुर्सी का है, कुर्सी के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे फिर बिल्ली का है, बिल्ली के बाद में फिर आप देख रहे हैं पेन का, और पेन के बाद में फिर पत्ती का। इस प्रकार से यहाँ पे अनुमान लगाया और यहाँ पर हमने मिलान भी कर दिया है, और इसके सामने भी हमने इसका उत्तर लिख रखा है। चलिएगा, क्या आप जानते हैं मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक वेटलिफ्टर है। उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्होंने कुल 202 किलोग्राम भार उठाया। अब यहाँ पे देखिएगा धारिता मापन। अब धारिता क्या है? गणित में धारिता का अर्थ होता है कि किसी बर्तन, डिब्बे या पात्र के अंदर कोई तरल पदार्थ, जैसे दूध, पानी, तेल, इसको तरल पदार्थ कहते हैं, कि कितनी मात्रा आ सकती है, वह उस बर्तन की धारिता कहलाती है, ठीक है ना। तो धारिता पता होना चाहिए कि धारिता क्या है। एक बार रिपीट करूं, गणित में धारिता का अर्थ होता है कि किसी बर्तन, डिब्बे या पात्र के अंदर कोई तरल में दूध, पानी, तेल कितनी मात्रा में आ सकता है, वह उस बर्तन की धारिता कहलाती है। अब यहाँ पे धारिता मापन, क्या आपको 1 लीटर की बोतल याद है? हाँ। आपकी पानी की बोतल में कितना पानी आता है? तो आपके पास में जो बोतल होगी वो 1 लीटर की भी हो सकती है या आधा लीटर की भी हो सकती है। आधा लीटर मतलब 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, ठीक है ना। अब चलिएगा हम आगे देखते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं 1/2 लीटर या फिर 1 लीटर। तो छोटी भी रहती है, बड़ी भी रहती है। ऐसे पात्रों तथा बोतलों को खोजिए जिनमें हम निम्नलिखित मात्रा में पानी रख सकें। नीचे दी गई तालिका में उपयुक्त स्तंभ में उनके नाम लिखिए। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा 1 लीटर से कम, जैसे चाय का कप, छोटी कटोरी, चम्मच। एक यहाँ पे 1 लीटर वाली जैसे पानी की बोतल है, दूध का पैकेट है, घी का डिब्बा है, ठीक है ना। 1 लीटर से अधिक नहाने की बाल्टी है, रसोई की कढ़ाई है और पानी की टंकी है। इनमें 1 लीटर से अधिक पानी आता है, ठीक है ना। अब चलिएगा इसको समझिए। अपने शिक्षकों और अभिभावकों की सहायता से विभिन्न धारिता वाले पात्रों जैसे 500 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर को एकत्रित कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे हमने चित्र जुटाने की यहाँ पे कोशिश किए हैं। प्रायः लीटर को ली और डॉट से लिखा जाता है, मिलीलीटर को मी डॉट और ली डॉट से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो वही कहानी है। 1 लीटर में, यहां ध्यान रखेंगे, 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये आपको याद रखना है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे 500 मिलीलीटर की बात करें, जिसे हम क्या कहते हैं, आधा लीटर कहते हैं। जे रहा 500 ml, मिलीलीटर है। मी और ली को एम, मी को एम और ली को एल, ठीक है ना। तो यहां पर मिलीलीटर पढ़ते हैं एम और एल को। तो यहां पे 500 मिलीलीटर मतलब जे आधा लीटर हो गया। अब यहाँ पे 250
मिलीलीटर मतलब आप देख रहे हैं ये वही वाली कहानी आ गई। 250 मतलब 1 लीटर का 1/4 हिस्सा, ठीक है ना, ये 1/2 हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे 200 ml है, 200 ml देख रहे हैं यहाँ पे, ये 200 ml है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 100 ml है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 100 ml हो गया और ये 50 ml हो गया। इस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ पे कि पानी से भरी हुई इन छोटी छोटी बोतलों से 1 लीटर की बोतल को भरने का प्रयास कीजिए। यदि ये 1 लीटर की है, देखिएगा ये वाली जो बोतल है आप देख रहे हैं ये 1 लीटर की है। यदि हमको 500 मिलीलीटर मतलब यहाँ पे 500 मिलीलीटर वाली बोतल से इस वाली 1 लीटर की बोतल को भरना है तो हम 2 बार डालने पर 1 लीटर पानी यहाँ पर भर पाएंगे। किससे? इससे, ध्यान रखिएगा, इससे बात करें। अब 250 मिलीलीटर की जो बोतल है ये वाली, इससे यदि हम इसमें कितने बार डालेंगे तो 1 लीटर पानी हो जाएगा, 4 बार डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 बार डालने पर 1 लीटर पानी भरेगा, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं 100 मिलीलीटर की, ये रही 100 मिलीलीटर की, 100 मिलीलीटर की 10 बार डालने पर इस बोतल में 1 लीटर की बोतल में 10 मिलीलीटर की बोतल से 10 बार डालने पर 1 लीटर पानी भरेगा, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 100 मिलीलीटर। अब देखिएगा 100 मिलीलीटर कहानी हो गई। अब यहाँ पे 10 मिलीलीटर की बात है, 10 मिलीलीटर की। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 मिलीलीटर को एकत्रित कीजिए। अब 10 मिलीलीटर से आप कितने बार पानी डालेंगे 1 लीटर में, जो है आप ये पता कर पाएंगे कि कितने बार पानी डालने पर ये 1 लीटर पानी भरेगा। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। बोले ये आ कैसे रहा है सर? अब गणित की भाषा में देखिए, आपको पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक। अब यहाँ पे 500 मिलीलीटर की बोतल से हम पानी डालते हैं, 500 मिलीलीटर, तो कितने बार डालेंगे, जितने बार भाग जाएगा वही उत्तर होगा। तो 500 दूना कितना होता है, 1000। इस प्रकार से यहाँ पे जो है हम 1000 में से 1000 घटाएंगे तो फाइनली हमें जो है पता लग गया। यहाँ पे देखिएगा ये मिलीलीटर हो गया। तो यहाँ पर 2 बार हम 500 मिलीलीटर वाली बोतल से इस 1 लीटर में पानी डालेंगे तो यहाँ पर 1 लीटर पानी भरेगा। ये क्लियर हुआ? ये पहला वाला प्रश्न क्लियर किया, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ये वाले प्रश्न को कंप्लीट करना है तो मैं ऐसे समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इसकी। फिर मैं 1000 मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर का भाग देता हूं। इस बोतल से मैं इस 1 लीटर की बोतल को भरना चाहता हूं 250 मिलीलीटर वाली बोतल से, तो कितने बार में भरेगी ये पता करना है। तो 250 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे 4 बार, तो ये देखिएगा, तो मैं 4 बार जो है क्या करूंगा, इस बोतल में 200 मिलीलीटर से मैं 4 बार भरूंगा तो 1 लीटर पानी भर जाएगा। ये 4 बार लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, 100 मिलीलीटर वाली बोतल से 1 लीटर की बोतल को भरना है। तो मैं 1000 में क्या करूंगा, 100 मिलीलीटर का भाग दूंगा। कितने बार जाएगा, 100 एकम 100, ये लीजिए बच गया यहाँ पर शून्य, भागने जा रहा है, यहाँ पे शून्य लिखूंगा और यहाँ पे भी शून्य, तो ये 10 बार। तो 100 मिलीलीटर की बोतल से मेरे को जो है यहाँ पे 10 बार पानी डालना पड़ेगा तब जाके ये बोतल भरेगी, ठीक है। अब यहां तक मैं पहुंच चुका था पहले भी, अब मैं पहुंच रहा हूं कहां पे, ये वाले इसमें, ठीक है ना। चलिए, इसको जानबूझ के मैंने छोड़ा था इसलिए इसको यहाँ पे फिल नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, 1000 मिलीलीटर में मैं क्या करूंगा, 10 मिलीलीटर का मैं भाग दूंगा। तो 10 एकम 10, तो यहाँ पे 10 में से 10 घटाए 0 आ गया। अब यहाँ पे 2 शून्य बच गए तो भागने जा रहा है, तो यहाँ पे 2 शून्य लिखूंगा, यहाँ पे 2 शून्य लिखूंगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 मिलीलीटर की 100 बार डालने पर 1 लीटर भरेगा। तो मेरे को 10 मिलीलीटर की बोतल से 100 बार पानी जो है इस 1 लीटर की बोतल में डालना पड़ेगा तब जाके ये पानी भरेगा, ठीक है, 1 लीटर की बोतल का। इस प्रकार से मैंने
सब तरीके से आपको बताया, पहले अनुमानित तौर पे बताया और फिर फाइनली मैंने भाग देके बताया, ठीक है ना। बस आपको एक चीज फिक्स कर लीजिए कि क्या आपको ये करना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, इसको याद रखिए, ठीक। चलिएगा, तो फाइनली हमने इस सवाल को समझा लिया है। लीटर को ली लिखते हैं, मिलीलीटर को मी और ली लिखते हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पे वही चीज है, 1 लीटर की बोतल को भरने के लिए 500 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो आपको पता हो गया भैया, ये 500 मिलीलीटर, यहाँ पे 500 मिलीलीटर, ये ऊपर 500 मिलीलीटर, यहाँ पे ऊपर 500 मिलीलीटर, ठीक है ना। तो 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर को जोड़ते हैं तो 1 लीटर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर को जोड़ेंगे तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। अब यहाँ पर 500 मिलीलीटर को हम आधा लीटर लिख सकते हैं, 1/2 को हम आधा पढ़ते हैं, तो ये 1/2 जो है इसको हम आधा लीटर, 500 मिलीलीटर को हम आधा बोलेंगे, क्योंकि 1 लीटर का ये आधा है, 1 लीटर का ये आधा है, इसलिए 1/2 लीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ज्यादा तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको समझ में ना रहा हो, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो। प्रश्न क्रमांक 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए 250 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो 250 मिलीलीटर को आप क्या करेंगे, 4 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 1000 मिलीलीटर आता है, और 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर होता है, और आप चारों को जोड़ेंगे बराबर में लिखेंगे 1 लीटर, ठीक है ना। और 250 मिलीलीटर को आप लिखेंगे 1/4 लीटर, मतलब 1/4 लीटर, ठीक है ना, क्योंकि 250 मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर का क्या है, 1/4 हिस्सा है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो यहाँ पे 4 बार आप जो है 250 मिलीलीटर वाली बोतल से 1 लीटर की बोतल को आप भरेंगे तो कितने बार में भरेंगे, 4 बार में भरेंगे। अब 1 लीटर वाली बोतल को भरने के लिए 100 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। तो 100 मिलीलीटर वाली जो बोतल है 10 बार हम इसमें पानी डालेंगे तब जाके 1 लीटर पानी भराएगा। मगर इस सवाल को आपको ऐसे करना होगा, देखिएगा, देखिए इसको आप क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर को आप क्या करेंगे, 10 बार आप जोड़ेंगे, 100 मिलीलीटर को क्या करेंगे आप, ये ऐसे जोड़ेंगे, ये ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे जोड़ना होगा आपको। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 बराबर 1 लीटर। अब यहाँ पे जब हमने इनको जोड़ा तो ये 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो 100 मिलीलीटर है, सॉरी 10 मिलीलीटर है, ये 1/10 जो है लीटर, मतलब 1 लीटर का 1/10वां हिस्सा है ये वाला, ठीक। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कितने हैं ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा, 1/2 मतलब आधा लीटर, तो 1/2 मतलब आधा लीटर में 250 मिलीलीटर कितने हैं। तो अब आधा लीटर में कितने मिलीलीटर हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। देखिएगा, इसको ऐसे समझिए, आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होते हैं भैया 1000 मिलीलीटर, तो ये 1 लीटर की कहानी है, ये 1 लीटर की कहानी है। अब यहाँ पे यदि हम इसको आधा करेंगे तो यहाँ पे होगा 500 मिलीलीटर, और ये हो जाएगा 1/2 लीटर, 1/2 लीटर मतलब आधा लीटर। तो इस प्रकार से आप इसको समझें। तो अब यहाँ पे पूछा कि 1/2 लीटर में 250 मिलीलीटर कितने होंगे, तो 2 होंगे। आप 500, 1/2 लीटर मतलब आधा लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 500 मिलीलीटर होते हैं। तो 500 मिलीलीटर में आप 250 मिलीलीटर का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना। अब 750 मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर कितने होंगे,
750 मिलीलीटर में 250 मिलीलीटर का भाग दे दीजिए, 3 बार जाएगा तो 3 होंगे, ठीक है ना। अब 1/2 लीटर में 100 मिलीलीटर कितने होंगे, तो 1/2 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर, और आधा लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 500 मिलीलीटर होंगे, और 500 मिलीलीटर में आप 100 मिलीलीटर का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 800 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर कितने होंगे, 8 होंगे। आप भाग दे दीजिए 800 में 100 का, तो उत्तर आ जाएगा 8। अब आगे चलते हैं, आइए करते हैं प्रश्न क्रमांक 1। चलिएगा, 10 मिलीलीटर का एक कप या बोतल लीजिए और यह पता लगाने का प्रयास कीजिए कि 100 मिलीलीटर वाली बोतल भरने के लिए 10 मिलीलीटर वाले कितने कपों या बोतलों की आवश्यकता होगी। तो आप 10 मिलीलीटर का आप 100 में भाग दे दीजिए तो भी आपको पता लग जाएगा। तब आप 10 मिलीलीटर से क्या करेंगे, 10 मिलीलीटर के कप से जो है आप 100 मिलीलीटर के एक कप या बोतल को भरते हैं तो 10 बार में आप भरेंगे। अब कैसे पता किया वो भी देख लीजिए। आपने क्या किया, 100 में आपने भाग दिया, 100 में आपने क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर में आपने 10 मिलीलीटर का भाग दिया तो कितना आया, 10 का पहाड़ा आप 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 में से 100 गया, इस प्रकार से ये 0 आ गया। तो फाइनली पता चल गया कि कितने कपों या बोतलों की आवश्यकता होगी, तो यहां पर 10 लिख देंगे। अब पता लगाइए 10 मिलीलीटर वाले कितने कप 250 मिलीलीटर वाले एक गिलास को भरेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे 10 बार में आपने तो 100 मिलीलीटर भर दिया, 20 बार में आप 200 मिलीलीटर भर देंगे, 5 बार और डालेंगे तो ये हो जाएगा 250 मिलीलीटर हो जाएगा, तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब वही चीज 10 मिलीलीटर वाले कितने कप 500 मिलीलीटर वाले एक बर्तन को भरेंगे, मतलब यहाँ पे आधा लीटर को भरने की बारी है। जब हमने 250 में यहाँ 25 बार भरा तो 500 मिलीलीटर में हम यहाँ पे 50 बार में भर लेंगे। अब वही बात 10 मिलीलीटर वाले कितने कप 1 लीटर वाली एक बोतल को भरेंगे। जब 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर की बोतल को 50 बार में हम भर रहे हैं 10 मिलीलीटर से, तो 1 लीटर को हम कितने में, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर को 10 मिलीलीटर से 100 बार में हम भरेंगे। इस प्रकार से हम भाग देके भी पता कर सकते हैं। तो मैंने यहां बता ही दिया, भाग ऐसे देना है आपको। चलिएगा, 1 मिलीलीटर की एक बिंदु पाती मतलब ड्रॉपर लीजिए और बताइए 10 मिलीलीटर के कप को भरने के लिए 1 मिलीलीटर वाली कितनी बिंदु पातियों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से आप 10 बूंद डालेंगे तो भी भर जाती है। 1 चम्मच को भरने के लिए कितनी बिंदु पातियों की आवश्यकता होगी, लगभग 5 से 6 बिंदु, ठीक है ना। अब देखिएगा, इन तरल पदार्थों की कितनी मात्रा का प्रयोग एक समय में किया जा सकता है। जैसे आंख की दवा एक समय में 1 मिलीलीटर है ना, मतलब बूंद कहलाएगी। शहद लगभग 5 से 10 मिलीलीटर मतलब 1 चम्मच। खांसी की दवा लगभग 5 से 10 मिलीलीटर। खाना बनाने में प्रयुक्त तेल लगभग 10 से 20 मिलीलीटर सब्जी के अनुसार। दूध या गिलास, दूध जो है गिलास में लगभग 200 से 250 मिलीलीटर। इस प्रकार से जो है यहां पे हमने लिखा। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, श्रीमान कृष्ण सुगंधित तेल को विभिन्न आकार की बोतलों में भरते हैं। एक पर्व के अवसर पर विभिन्न ग्राहक उनसे 1 लीटर सुगंधित तेल को अलग अलग आकार की बोतलों में मांगते हैं। प्रत्येक ग्राहक को मिलने वाली बोतलों की संख्या। तो यहाँ पे 1 लीटर सुगंधित तेल जो है मांगते हैं, मगर यहाँ पर बोतल जो है वो अलग अलग नाप की मांगते हैं। जैसे सुश्री शेट्टी प्रत्येक बोतल 500 मिलीलीटर की चाहती है और उसे चाहिए 1 लीटर, तो यहाँ 500 मिलीलीटर की 2 बोतलें चाहिए। आप 1000 मिलीलीटर में 500 को भाग देंगे तो आपको यहाँ बोतलों की संख्या पता लग जाएगी, ठीक है ना। श्रीमान मुथु कुमार प्रत्येक बोतल 200 मिलीलीटर की चाहते हैं, तो 1000 मिलीलीटर में आप 200 मिलीलीटर का भाग देंगे तो आपको बोतलों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 5 बोतलों की संख्या आएगी, ठीक है ना। सुश्री नैनी प्रत्येक बोतल 100 मिलीलीटर की चाहती है, तो एक आपको पता है 1 लीटर ही चाहिए तेल अपने को, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1000 मिलीलीटर में आप 100 मिलीलीटर का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 10 बोतलें, उत्तर ही पता लग जाएगा आपको। सुश्री कन्नन प्रत्येक बोतल 50 मिलीलीटर की चाहती है। 1000 में आप 50 का भाग दे दीजिए, 50 मिलीलीटर का, तो आपको बोतलों की संख्या पता चल जाएगी। तो 20 बार में आप भाग जाएगा, तो यहाँ पे 20 जो है बोतलों की संख्या आपको पता लग जाएगी।
प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित पात्रों की धारिता का पहले अनुमान लगाइए और फिर मापकर सत्यापित कीजिए कि इस हेतु एकत्रित किए गए विभिन्न पात्रों, उदाहरण के लिए 500 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर का प्रयोग कीजिए। देखिएगा, पानी की बोतल, तो पहले हमने इसको अनुमानित इसकी धारिता ज्ञात की, तो वो अनुमान में लिखा 1 लीटर और वास्तविक जब हमने नापा तो 1 लीटर ही निकला। वैसे गिलास में 250 मिलीलीटर इसका अनुमानित लिखा और जब इसे नापा तो 200 मिलीलीटर इसका नाप निकला। मग में हमने जैसे इसकी धारिता अनुमानित लगाई, बोले 500 मिलीलीटर का हो गया और जब इसे हमने वास्तविक इसमें मापा तो 450 मिलीलीटर निकला। जग 2 लीटर का अनुमानित था, मगर हमने जब इसे नापा तो यहाँ पर 1.5 लीटर का निकला। ये बाल्टी 15 लीटर अनुमानित लिखा हो, जब हमें इसे नापा तो ये 20 लीटर की निकली। चाय का जो चम्मच है ये 5 मिलीलीटर है और जब उसको वास्तविक रूप से नापा तो 5 ही मिलीमीटर निकला। कटोरा 150 मिलीलीटर है और जब इसे हम मापा, वास्तविक माप यहाँ पर 200 मिलीलीटर लिखा। कुकर हमने यहाँ पर 2 लीटर लिखा, मगर जब वास्तविक नाप उसका नापा तो यहाँ पर 1.5 लीटर निकला। पानी का डिब्बा 4 लीटर है और वास्तविक नाप इसको हमने नापा तो 5 लीटर निकला। इस प्रकार से ये जो नाप है ये बदल सकता है, क्योंकि आपके यहाँ वस्तुएं छोटी या बड़ी भी हो सकती हैं। चलिए आइए खोजें, अपने आसपास की दुकानों का भ्रमण कीजिए और वहां उपलब्ध उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो अगले पृष्ठ पर तालिका में दी गई विभिन्न मात्राओं में बेची जाती हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे 50 मिलीलीटर में हमने देखा कि भैया इत्र परफ्यूम मिल रहा है, आई ड्रॉप मिल रहा है, फेस सीरम मिल रहा है, गोंद जिसे हम ग्लू कहते हैं। 50 मिलीलीटर में नारियल तेल, शैम्पू, गुलाब जल, हेयर ऑयल मिला। फिर 200 मिलीलीटर में हमने देखा कि जूस का पैक है, कप सिरप है, हैंड वॉश है, क्रीम का जार है। फिर हमने 250 मिलीलीटर में क्या क्या देखा, कोल्ड ड्रिंक देखा, छाछ देखा, दही का डिब्बा देखा, दूध का टेट्रा पैक देखा। 500 मिलीलीटर में दूध की थैली देखा, पानी की बोतल, लस्सी और सैनिटाइजर देखा हमने। और 900 मिलीलीटर में हमने सरसों का तेल, रिफाइनरी तेल, घी का पैकेट और पेंट का डिब्बा। इस प्रकार से आप वस्तुओं के नाम लिखेंगे। आइए जाने, आप एक दिन में लगभग कितने लीटर पानी पीते हैं? आपने यह कैसे ज्ञात किया? उत्तर, मैं एक दिन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीता हूं। कैसे ज्ञात किया? मैंने इसे गिलास से मापा, एक गिलास 250 मिलीलीटर का है, तो 8 से 10 गिलास पानी पीने पर यह लगभग 2 से 2.5 लीटर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक ख है, कौवा एक बार में लगभग कितना पानी पीता होगा? तो एक कौवा एक बार में बहुत कम, लगभग 5 से 10 मिलीलीटर पानी पीता है, मिलीलीटर में पीता है। आप एक दिन में कितना दूध पीते हैं? मैं एक दिन में लगभग 250 मिलीलीटर से 500 मिलीलीटर, मतलब 1 से 2 गिलास दूध पीता हूं। ठीक है ना। अब यहाँ पे 250 मिलीलीटर को 1 पाव भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो 500 मिलीलीटर है इसको कहते हैं आधा लीटर कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बोलचाल की भाषा में ऐसे ही शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। एक गाय प्रतिदिन लगभग कितना पानी पीती होगी? तो उत्तर में लिखते हैं, एक गाय प्रतिदिन लगभग 30 से 40 लीटर पानी पीती है। आप घर में सबसे अधिक पानी का उपयोग किस लिए करते हैं? आप सबसे कम पानी का उपयोग किस हेतु करते हैं? अपनी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ इसकी तुलना कीजिए कि किन गतिविधियों में आपका और उनका पानी का उपयोग समान है। तो निम्नलिखित गतिविधियों में पानी की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? जैसे स्नान के लिए, मतलब नहाने के लिए लगभग 15 से 20 लीटर, मतलब 1 बाल्टी पानी। खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए इसमें बहुत अधिक मात्रा में, जैसे हजारों लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। अगले पेज में चलते हैं। फूलदार पौधों को पानी देने के लिए 5 से 10 लीटर, कपड़े धोने के लिए लगभग 40 से 80 लीटर, घर की सफाई या पोछा के लिए लगभग 10 से 15 लीटर, बर्तन धोने के लिए लगभग 20 से 30 लीटर। इस प्रकार से धारिता मापने वाले जो पात्र होते हैं जिसे तरल पदार्थ मापा जाता है, क्या आपने कभी दूध मापने वाले इन पात्रों को देखा है? देखिए, ये 50 मिलीलीटर का है, ये 100 मिलीलीटर का है, ये 200 मिलीलीटर का है, ये 500 मिलीलीटर का है और ये 1000 मिलीलीटर का है। इसे हम 1 लीटर कहते हैं, इसे हम आधा लीटर कहते हैं। इसमें मान लो 250 का रहता तो वो 1 पाव का कहलाता। ठीक है ना, ऐसा रहता है। दैनिक जीवन में जल संरक्षण, क्या आपने कभी अपने नल अथवा जल शोधक जैसे वाटर प्यूरिफायर से टपकती हुई पानी की बूंदों को देखा है? क्या आपने कभी सोचा कि इस प्रकार धीरे धीरे टपकने से कितनी मात्रा में पानी व्यर्थ हो जाता है? एक खाली पात्र लीजिए और उसे टपकने वाले नल के अथवा अन्य शोधक के नीचे 1 घंटे के लिए रख दीजिए। देखिए, केवल धीमी बूंदों के रिसाव से
कि 1 घंटे में कितना पानी जल का अपव्यय होता है। क्या यह देखकर आप चकित हुए? अब अनुमान लगाइए कि एक दिन में कितनी मात्रा में पानी व्यर्थ होता है, एक सप्ताह में कितना पानी व्यर्थ होगा, पानी के इस अपव्यय का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर लिखते हैं। यह अनुभाग हमें पानी की बर्बादी के प्रति जागरूक करता है। यदि किसी नल से धीरे धीरे पानी टपक रहा है तो उसकी गणना इस प्रकार की जा सकती है। 1 घंटे में कितना पानी व्यर्थ होगा? लगभग 500 मिलीलीटर से 1 लीटर टपकने की गति के आधार पर। ठीक है ना, हम इसको नाप के देखेंगे। हम 1 घंटे के लिए एक पात्र को रखेंगे और उस पात्र में जो पानी एकत्रित होगा उसको हम नाप लेंगे। तो जो यहाँ पे आप नापेंगे वही चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। अब अनुमान लगाइए कि एक दिन में कितना पानी जो है मतलब कितनी मात्रा में पानी व्यर्थ होगा। तो 1 घंटे में 1 लीटर जो पानी है वो गिर रहा है, तो 24 घंटे में 24 लीटर पानी व्यर्थ होगा। ठीक, अब एक सप्ताह में कितना पानी व्यर्थ होगा? तो एक दिन में भैया 24 लीटर, तो 7 दिन में 168 लीटर। यह एक बहुत बड़ी मात्रा है जो कई परिवारों की एक दिन की जरूरत पूरी कर सकती है। ठीक है ना। पानी के इस अपव्यय का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर लिखते हैं। जल की कमी होगी जिससे भविष्य में पीने के साफ पानी की किल्लत हो सकती है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। जहां पानी की कमी है वहां लोगों को पानी के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ेंगी। हमें पानी के बिल के रूप में आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस प्रकार से हमने कक्षा 4 एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय जो 8 है इसको कंप्लीट कर लिया है और मैंने बहुत ही सरलता से इस अध्याय को समझाया है और जो चीज बताया उसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें समझने वाली बात क्या थी? हमने धारिता पढ़ा, हमने किलोग्राम पढ़ा और हमने धारिता में मिलीलीटर को समझा है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।